एपिसोड 36 टू 40। अध्याय 36। क्या तुम में हिम्मत है? हर्षल, ओए डरपोक, क्या तुम में यश से लड़ने की हिम्मत है? अचानक यश की रौबदार और ललकारती हुई आवाज़ डोंगलेई पीक के हर कोने में किसी कड़कती बिजली की तरह गूंज उठी। यह आवाज़ लगातार गूंजती रही और कई डिसाइपल्स का ध्यान उनके कठोर कल्टीवेशन से तुरंत भंग कर दिया। हर्षल, जो उस समय अपनी मार्शल स्किल्स का अभ्यास कर रहा था, उसने यश की आवाज़ सुनी। गुस्से से उसकी आंखें फड़कने लगीं। ठीक है यश, मैं तुम्हारे पास खुद नहीं आया, लेकिन तुमने मुझे चुनौती देने की जुर्रत की है। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। एक झटके के साथ हर्षल जंगलों से बाहर निकला और तेजी से मार्शल आर्ट्स एरिना की ओर दौड़ पड़ा। अर्थ रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद लक्ष्य, जो एक शांत कमरे में ध्यानमग्न था, उसने भी डोंगलेई पीक पर गूंजती यश की आवाज़ सुनी। वह भी उठा और मार्शल आर्ट्स एरिना की तरफ चल पड़ा। क्या ये लड़का यश पागल हो गया है? खैर, जीत या हार जो भी हो, मुझे हर्षल की चालों को ध्यान से देखना चाहिए। वह अर्थ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है और मैं तीसरे पर। डोंगलेई पीक की चोटी पर गौतम, जो हवा के बीच अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, उसने अचानक अपनी लंबी तलवार म्यान में रख दी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। एक अनजान लड़के ने अर्थ रैंकिंग के दूसरे नंबर के डिसाइपल हर्षल को चुनौती दी है। अर्थ रैंकिंग, जो कई दिनों से शांत थी, शायद इस घटना से फिर से गर्मा जाए। अर्थ रैंकिंग में पहले नंबर पर होने के नाते मुझे भी इस तमाशे का मजा लेना चाहिए। डोंगलेई पीक के छोर पर स्थित टीचिंग हॉल के अंदर इंस्ट्रक्टर राघव, जो आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे, इस आवाज़ से चौंक गए और उन्होंने अपनी आंखें खोल दीं। उनकी भौहें तन गईं और उनके आकर्षक और रौबदार चेहरे पर अचानक चिंता की लकीरें उभर आईं। हर्षल जैसे इंसान को चुनौती देना, जो अर्थ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। क्या उसका कल्टीवेशन ट्रू एसेंस रेलम तक पहुंच गया है? लेकिन अगर उसका कल्टीवेशन ट्रू एसेंस रेलम तक पहुंच भी गया हो, तो भी हर्षल को हराना बच्चों का खेल नहीं है। इंस्ट्रक्टर राघव की आंखों में एक चमक दौड़ी और वे अचानक मुस्कुरा दिए। हालांकि ये हिम्मत और बहादुरी मुझे काफ़ी पसंद आई। बस उम्मीद है कि उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई ना हो। यश की उस एक ललकार की वजह से पूरा डोंगलेई पीक जैसे जाग सा गया था। अलग अलग जगहों पर कल्टीवेशन कर रहे आउटर सेक्ट डिसाइपल्स ने अपना अभ्यास रोक दिया और मार्शल आर्ट्स एरिना की तरफ चल पड़े, खासकर वे जो अर्थ रैंकिंग में मशहूर थे। कोई हर्षल को चुनौती दे रहा है, जिसने पूरे एक साल से अर्थ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है। ऐसा रोमांचक नज़ारा तो देखना ही चाहिए। कम से कम हम हर्षल की असली ताकत का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। मार्शल आर्ट्स एरिना के नीचे खड़े होकर ललित मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े यश को आंखें फाड़कर देख रहा था। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यश खुलेआम हर्षल को चुनौती दे डालेगा। अर्थ रैंकिंग में दूसरे नंबर का हर्षल एक ऐसा इंसान था जिससे नंबर 1 पर मौजूद गौतम भी आसानी से उलझना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि अर्थ रैंकिंग में 9वें नंबर पर होने के बावजूद ललित को भी हर्षल को देखते ही अपना रास्ता बदलना पड़ता था। लेकिन यश, जिसे आउटर सेक्ट डिसाइपल बने अभी मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे, उसने हर्षल को चुनौती दे दी थी। यश की ललकार सुनकर जो आउटर सेक्ट डिसाइपल्स अपने पैसे हारने के बाद निराश होकर वापस लौट रहे थे, वे तुरंत मार्शल आर्ट्स एरिना के चारों ओर फिर से इकट्ठा हो गए। मंच पर आत्मविश्वास से भरे यश को देखकर सभी के दिमाग में बस एक ही बात आई, यश का हारना तो पक्का है। अगले ही पल सैकड़ों आउटर सेक्ट डिसाइपल्स ललित की तरफ टूट पड़े। सीनियर ब्रदर ललित, सट्टेबाजी शुरू करो। ललित, जल्दी से सट्टे का रजिस्टर खोलो, हमें दांव लगाना है। ये पहली बार था जब सट्टेबाजी शुरू करने के नाम पर ललित के हाथ ठंडे पसीने से भीग रहे थे। अगर विराट के खिलाफ यश की अप्रत्याशित जीत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि किसी को यश की ताकत का अंदाजा नहीं था, जिससे ललित को भारी मुनाफा हुआ था। असल में यश और विराट के बीच दांव खोलते समय भी ललित को शक था कि कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन अब उसने 100 या 1000 बार भी गहराई से सोचा तो यश की ताकत को देखकर उसका निष्कर्ष यही था, यश का जीतना लगभग नामुमकिन था। अगर उसे कोई संभावना बतानी हो तो वह शायद 10,000 में एक होगी। इन हालात में अगर उसने सट्टेबाजी शुरू की तो उसका हारना तय था, और वह भी ऐसा हारना कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यह सीनियर ब्रदर हर्षल अभी तक नहीं आए हैं, है ना? ललित ने थोड़ा दुखी स्वर में जवाब दिया और आज किसी तरह से बचने का बहाना सोचने लगा। यश, मैं आ गया, बस इंतजार कर। एक दूर की पहाड़ी से हर्षल की जानी पहचानी दहाड़ गूंजी, जिससे ललित के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। हा, जूनियर ब्रदर लक्ष्य, चलो अपनी मूवमेंट टेक्निक का मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि कौन ज़्यादा तेज है। मेरी भी यही इच्छा है। तुरंत ही 2 आकृतियां बिजली की तरह दौड़ीं। एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह फुर्तीली थी और दूसरी चमकती हुई बिजली से भी तेज। धुएं के 2 गुब्बारों की तरह वे मार्शल आर्ट्स एरिना की ओर बढ़े। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर और सीनियर ब्रदर लक्ष्य, हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा। शुरुआत में दोनों बिल्कुल बराबरी पर थे, लेकिन गौतम की गति लगातार बढ़ती गई, जबकि लक्ष्य की गति समान रही।
अंत में गौतम लक्ष्य से कई दर्जन मीटर आगे निकल गया। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर महान हैं। गौतम को जीतते देख कई आउटर सैक डिसाइपल्स एक साथ खुशी से झूम उठे। हा, जूनियर ब्रदर लक्ष्य, तुम अभी भी वैसे ही हो। तुम्हें मुकाबला करना पसंद नहीं है। तुमने अभी जरूर अपनी कुछ ताकत छिपा ली थी, है ना? जब गौतम भीड़ के बीच से गुजरा तो कई आउटर सैक डिसाइपल्स ने अपने आप उसके लिए रास्ता बना दिया। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर और अर्थ रैंकिंग में पहले स्थान का रुतबा बहुत बड़ा था। क्या तुम ही वह यश हो जिसने हर्षल को चुनौती दी है? गौतम ने अपनी आंखें सिकुड़ी और यश को ऊपर से नीचे तक देखा। यश की तरफ से एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को प्रणाम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जीत हो या हार, तुम्हारी यह हिम्मत ही मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत बढ़ा देती है। इतना कहकर गौतम भीड़ में चला गया। कई आउटर सैक डिसाइपल्स उसे तारों की तरह घेर कर खड़े हो गए। जूनियर ब्रदर यश, तुम इतने उतावले क्यों हो? अगर तुम्हें लगे कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो अपनी जान बचाने के लिए पहले ही हार मान लेना। लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली, यश को सलाह दी और फिर बिना कुछ कहे भीड़ में गायब हो गया। चारों दिशाओं से और भी आउटर सैक डिसाइपल्स दौड़े चले आ रहे थे और ललित से दांव खोलने की मांग तेज होती जा रही थी। ललित, ओ धोखेबाज, कहीं तुम कुछ चांदी के सिक्के जीतकर भागने की तो नहीं सोच रहे? सीनियर ब्रदर ललित, जल्दी सट्टा खोलो। मैं दांव लगाने का इंतजार कर रहा हूं। मुझे अपने हारे हुए 500 ताइल चांदी वापस जीतने हैं। भीड़ के बढ़ते दबाव के बीच ललित के माथे से ठंडे पसीने की धार बहने लगी। लोगों का जोश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे मुफ्त की चांदी बटोरने आए हों। और सच भी यही था। मौजूदा हालात में अगर कोई हर्षल की जीत पर दांव लगाता तो वह सच में मुफ्त की चांदी बटोरना ही होता। लगातार बढ़ती आउटर सैक डिसाइपल्स की भीड़ देखकर ललित रोने की कगार पर पहुंच गया था। अगर उसने अभी दांव खोला तो वह पूरी तरह से लुट जाएगा। भाड़ में जाए, अगर आयरन सट्टेबाज की इज्जत मिट्टी में मिलती है तो मिलने दो। अपनी सारी जमा पूंजी गंवाने से तो ये बेहतर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि मैं भविष्य में और सट्टा नहीं लगाऊंगा। अपने दांत पीसते हुए ललित ने भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया, आह, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक झटके के साथ ललित ने बहाना बनाकर वहां से खिसकने की कोशिश की, लेकिन एक आवाज़ ने ललित के कदमों को वहीं जमा दिया। ललित, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। एक सट्टेबाज के पास बीच में भागने का कोई बहाना नहीं होता। चूंकि तुमने आज यश के लिए सट्टेबाजी शुरू की है तो तुम्हें इसे अंत तक निभाना होगा। अगर तुम आज भागे तो तुम डोंगलेई पीक पर कभी कोई व्यापार नहीं कर पाओगे। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर गौतम की ठंडी आवाज़ सुनकर ललित ने एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी बदतर लग रही थी। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ललित ने नाटक करते हुए अपना पेट मला। अरे, अजीब बात है, अब मेरे पेट में दर्द नहीं है। ईमानदारी गई भाड़ में। मन ही मन गालियां देते हुए ललित ने बेबसी से चिल्लाकर कहा, आओ, दांव खुल गए हैं। ललित का आयरन सट्टा खुल गया है। हर्षल के दांव का अनुपात 10 के मुकाबले 1 है और यश का अनुपात 1 के मुकाबले 10 है। दांत पीसते हुए ललित ने जहां हर्षल का अनुपात सबसे कम रखा वहीं उसने यश का अनुपात एक खौफनाक स्तर तक बढ़ा दिया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ दुस्साहसी लोग यश पर दांव लगाएं और उसका नुकसान कुछ कम हो सके। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर महान हैं। एक जोरदार जयकारे के साथ कई आउटर सैक डिसाइपल्स आगे बढ़े और अपना दांव लगाना शुरू कर दिया। 1000 ताइल हर्षल पर। मैं सीनियर ब्रदर हर्षल पर 300 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दांव लगाता हूँ। दांव लगाने वाले आउटर सैक डिसाइपल्स पागलों की तरह टूट पड़े थे, लेकिन ललित एकदम सुन्न खड़ा था। जैसे जैसे वह और दांव स्वीकार कर रहा था उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। 500 ताइल, मैं यश पर दांव लगा रहा हूँ। जब हर्षवर्धन की आवाज़ गूंजी तो वह किसी मधुर संगीत जैसी लगी। हर्षवर्धन, तुम भी यश पर दांव लगा रहे हो? देखते जाओ, तुम अपना सब कुछ हार जाओगे। मैं ईमानदारी से 1 या 2 ब्लड एसेंस पिल कमाने पर ही टिका रहूंगा। मैं 800 ताइल चांदी और 200 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हर्षल पर लगा रहा हूं, शौर्य ने हर्षवर्धन से कहा। तुम नहीं समझोगे। हर्षवर्धन ने शौर्य की बात को अनसुना कर दिया। उसकी नज़रें पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स एरिना पर टिकी थीं, जिनमें एक अलग ही आग थी। बूम! जल्दबाजी में आया हर्षल हवा में ऊंचा उछला। जैसे ही वह मार्शल आर्ट्स एरिना पर उतरा उसने ज़मीन पर अपना मुक्का दे मारा, जिससे पत्थर टूटकर हर तरफ बिखर गए। यश, तो तुम ही हो जिसने मुझे चुनौती दी है ना? हर्षल ने अपने होंठ चाटे। उसकी लाल आंखों में लड़ने का एक खौफनाक जुनून था। बिल्कुल सही, तुम में हिम्मत तो है और मुझे ये पसंद आया। हर्षल ने यश को अपने सफ़ेद दांत दिखाए। मैं काफ़ी समय से तुम्हारी हड्डियां तोड़ना चाहता था। अब मैं ये काम और भी मज़े से कर सकूंगा। अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार भी दूं तो भी कोई मुझे दोष नहीं देगा। अचानक अपना पैंतरा बदलते हुए हर्षल चिल्लाया, आ जाओ। काफ़ी समय हो गया जब किसी ने मार्शल आर्ट्स एरिना पर मुझे चुनौती देने की जुर्रत की थी। मेरे हाथों में खुजली हो रही है अब और इंतज़ार नहीं होता।
रुको, यश ने अचानक उसे रोकते हुए कहा। क्या डर गए? अगर डर गए हो तो आकर मेरे पैर पड़ो। हा, डर? अगर मुझे डरना होता तो मैं तुम्हें चुनौती ही नहीं देता। एक लंबी हंसी के साथ यश ने अचानक ललित की ओर इशारा किया और कहा, मैं अपनी सारी जमा पूंजी अपनी ही जीत पर लगाने वाला हूँ। क्या तुम में हिम्मत है? एक लंबी हंसी के साथ यश ने ललित की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं अपनी पूरी दौलत अपनी ही जीत पर लगाने वाला हूँ। क्या तुम तैयार हो? मैं क्यों तैयार नहीं हूँगा? हर्षल पल भर के लिए चौंका, फिर ललित की ओर बढ़ा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। सिर्फ एक बेवकूफ़ ही मुफ्त की चांदी बटोरने का मौका छोड़ेगा। ललित ने दांत पीसते हुए यश को घूरा, उसका मन कर रहा था कि वह यश का मुंह नोच ले। अगर यश ने यह न कहा होता तो उसे यह अतिरिक्त नुकसान नहीं सहना पड़ता। 2000 टाइल चांदी, 500 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, कंडेंसिंग ट्रू पिल्स की एक बोतल, 5 मैरो क्लींजिंग पिल्स और 6 बोतल ब्लड एसेंस पिल्स। ललित, यह मेरी पूरी दौलत है। मेरा दांव जल्दी लगाओ। हर्षल की हर एक चीज़ के दांव पर ललित को ऐसा लगा जैसे कोई उसके शरीर पर चाकू चला रहा हो। ये सट्टेबाजी नहीं थी, ये साफ तौर पर उसके शरीर से मांस नोचने जैसा था। यश भी थोड़ा हैरान था। हर्षल की दौलत उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी, सिर्फ वे दवायां ही 20,000 टाइल चांदी से ज्यादा की थीं। सीनियर ब्रदर ललित, मैं पिछले राउंड में कितना जीता था? हर्षल के लौटने के बाद यश आराम से ललित की टेबल के पास गया। अनुपात 1 के मुकाबले 2 था। तुम्हारी 2 मैरो क्लींजिंग पिल्स और 50 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वापस करने के अलावा मुझे तुम्हें 2500 टाइल चांदी देनी है। यही बात है न, जूनियर ब्रदर यश? यश को आते देख ललित के माथे की नसें तन गईं। यश के एक उकसावे ने उसका और नुकसान करवा दिया था। अकेले हर्षल का दांव दर्जनों आम आउटरसैक डिसाइपल्स के दांव के बराबर था। ओह, ये सब लगा दो। मैं अपनी जीत पर दांव लगा रहा हूँ। ठीक है। हालांकि यश का खुद पर सब कुछ दांव लगाना ललित के लिए थोड़ी सी कमाई थी, लेकिन उसके नुकसान के आगे ये समंदर में एक बूंद जैसा था। अचानक जब ललित नफरत से दांत पीस रहा था, यश ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की और कहा, सीनियर ब्रदर ललित, क्या तुम चाहते हो कि मैं जीतूं? हाँ, मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ। ललित सन रह गया। यश के गंभीर चेहरे को देखकर लगभग निराश हो चुके ललित के दिल में अचानक उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, और उसने बेचैनी से पूछा, अगर तुम मुझे इस सट्टेबाजी के शुद्ध मुनाफे का आधा हिस्सा दो तो मैं जीत सकता हूँ। यश ने कहा, तुम कैसे जीतने वाले हो? ललित ने घबराकर पूछा। इंसान दौलत के लिए जान दे देता है। इतना बड़ा मुनाफा मेरी जान दांव पर लगाने लायक है। ये करो या मरो का संघर्ष है, यश ने कहा। करो या मरो का संघर्ष? ललित चौंका और आगे पूछा, तुम्हें कितना यकीन है? मुझे नहीं पता। एक क्रूर इंसान निडर से डरता है, और निडर उससे डरता है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं होती। अपनी जान दांव पर लगाकर हमेशा जीतने की कुछ उम्मीद तो रहती ही है। यश ने यह बातें बहुत सामान्य लहजे में कही थीं, लेकिन न जाने क्यों ललित को उन बातों में खून की महक महसूस हुई। ठीक है, आधा हिस्सा तुम्हारा, बस तुम्हें जीतना होगा। ललित ने तुरंत वह फैसला लिया जो उसके लिए सबसे फायदेमंद था। अगर यश जी जान से नहीं लड़ा तो न सिर्फ उसका सब कुछ लुट जाएगा, बल्कि वह कर्ज के पहाड़ तले दब जाएगा। लेकिन अगर यश जीत की एक छोटी सी उम्मीद के लिए लड़ता है तो उसे आधा हिस्सा देने के बाद भी वह रातों रात अमीर बन जाएगा। बढ़िया। एक लंबी हंसी के साथ यश ने एक बार फिर मार्शल आर्ट्स एरिना में छलांग लगा दी। करो या मरो। यश, एक चींटी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह हाथी को नहीं हरा सकती। यश और ललित की बातचीत धीमी आवाज में होने के बावजूद वहां मौजूद लोगों के कानों से छिपी नहीं थी। बहुत बकवास हो गई, अब ये झेल। यश का शरीर अचानक झुका और तेजी से उछला, उसकी गति पलक झपकते ही शून्य से चरम तक पहुंच गई। उसकी उठी हुई मुट्ठी लगभग शुद्ध नीली ऊर्जा से घिरी हुई थी, जो एक चमकते नीले उल्कापिंड की तरह 20 मीटर से ज्यादा की दूरी को एक पल में पार करते हुए हर्षल की ओर झपटी। मंच के नीचे गौतम और लक्ष्य की आंखें फटी की फटी रह गईं, और गौतम तो अपनी जगह से खड़ा भी हो गया। लगभग शुद्ध नीली ऊर्जा, ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल पीक, ट्रू एसेंस रेल्म से सिर्फ एक कदम दूर। जूनियर ब्रदर लक्ष्य, हमारे डोंगलाई पीक में इतना ताकतवर इंसान कब से आ गया? मुझे कैसे नहीं पता चला? सीनियर ब्रदर, मुझे भी नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि 3 महीने पहले उसका कल्टीवेशन मुश्किल से ब्लड रिफाइनिंग 4th लेवल तक पहुंचा था। लक्ष्य भी पूरी तरह से हैरान था। 3 महीने में वह ब्लड रिफाइनिंग 4th लेवल से ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल पीक तक पहुंच गया। इतनी जल्दी? उसका ब्लडलाइन टैलेंट किस स्तर का है, क्या तुम्हें पता है? गौतम ने आगे पूछा। पता नहीं, लक्ष्य ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका टैलेंट इतना ज्यादा नहीं हो सकता। 4 महीने पहले वह सिर्फ एक यूटिलिटी डिसाइपल था, उसका ब्लडलाइन टैलेंट 4th ग्रेड से नीचे ही होना चाहिए। क्या 4 महीने पहले वह एक यूटिलिटी डिसाइपल था? इस बार गौतम पूरी तरह से हिल गया था।
4 महीने पहले एक यूटिलिटी डिसाइपल और 4 महीने बाद उसका कल्टीवेशन ब्लड रिफाइनिंग फिफ्थ लेवल पीक तक पहुंच गया था, जो लगभग उनके बराबर था। क्या सेक्ट के किसी एल्डर की उस पर कृपा है? गौतम ने पूछा। नहीं, अगर ऐसा होता तो वह आउटर सेक्ट डिसाइपल्स के बीच धक्के नहीं खा रहा होता, लक्ष्य ने जवाब दिया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ये यश सच में काफी दिलचस्प इंसान है। गौतम यश को घूरता रहा, जो हर्षल पर बिजली की तरह हमला कर रहा था। उसकी आंखें लगातार चमक रही थीं, जैसे वह कुछ हिसाब लगा रहा हो। सीनियर ब्रदर, अगर ऐसा है तो क्या यश के जीतने का कोई मौका है? लक्ष्य ने पूछा। जीतने का मौका? नामुमकिन। गौतम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। तुम सेक्ट की अर्थ रैंकिंग के शीर्ष 3 की बुनियाद को भूल गए हो। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना ये आम आउटर सेक्ट डिसाइपल्स कर सकें। और जूनियर ब्रदर लक्ष्य, तुम, मैं और हर्षल बहुत पहले ही इन सेक्ट डिसाइपल्स की दहलीज तक पहुंच चुके हैं। हम बस इस साल के अंत में होने वाले सेक्ट ग्रांड कॉम्पिटिशन का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमें सीधे प्रमोशन मिल सके। भले ही यश का कल्टीवेशन ब्लड रिफाइनिंग फिफ्थ लेवल पीक तक पहुंच गया हो, वह फिर भी हर्षल को नहीं हरा सकता। यश को बेहद तेजी से अपनी ओर आता देख हर्षल ने बिना कुछ सोचे समझे अपने एक मुक्के से उसका सामना किया। उसकी मुट्ठी पूरी तरह से शुद्ध नीली ऊर्जा से ढकी हुई थी। ट्रू एसेंस रेल्म। हर्षल पहले ही ट्रू एसेंस रेल्म में प्रवेश कर चुका है। यश भी बहुत हैरान था। जब ऊर्जा का रंग हल्के नीले से शुद्ध नीले में बदल जाता है तो इसका मतलब है कि एक मार्शल आर्टिस्ट का कल्टीवेशन आधिकारिक तौर पर ट्रू एसेंस रेल्म में प्रवेश कर चुका है, जो मार्शल दाव की असली शुरुआत भी है। बैंग। दो लोहे जैसी मुट्ठियां आपस में जोर से टकराईं, मुक्कों की ऊर्जा अचानक एक धमाके के साथ फूट पड़ी। कोई भी पक्ष आधा कदम भी पीछे नहीं हटा। हर्षल और यश दोनों की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं, दोनों ही एक दूसरे की ताकत से हैरान थे। हर्षल का कल्टीवेशन कुछ समय पहले ही ट्रू एसेंस रेल्म में प्रवेश कर चुका था। यश, जो ब्लड रिफाइनिंग फिफ्थ लेवल पीक पर था, का सामना करते हुए कल्टीवेशन के स्तर के दबाव ने उसे एक मुक्के से यश को पीछे धकेलने में सक्षम बनाया होना चाहिए था, फिर भी यश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जहां तक यश की बात थी, वह अपने मुक्के की असली ताकत सबसे अच्छी तरह जानता था। उसकी ऊर्जा मिराज ड्रैगन द्वारा रिफाइन की गई थी और इसकी शुद्धता लगभग ट्रू एसेंस रेल्म के किसी व्यक्ति के बराबर थी। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने हर्षल को बराबरी पर रोकने के लिए स्नैक स्प्रिंग ग्रास की गति का फायदा उठाया था। इस हर्षल की ताकत उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। अब मेरा एक मुक्का सह कर दिखाओ। इतना कहते ही हर्षल के चारों ओर अचानक एक खौफनाक ऑरा उठ खड़ा हुआ। उसकी मुक्केबाजी की तकनीक बदल गई, जिससे 4 हाथ और 4 पैर प्रकट हुए जो यश की ओर टूटे, और यहाँ तक कि उसके शरीर पर तैरती ऊर्जा अचानक हल्के सुनहरे रंग में बदल गई। वज्र सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट। ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल वज्र सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट अपनी बेजोड़ क्रूरता के लिए जानी जाती है। अगर माइनर अचीवमेंट तक अभ्यास किया जाए तो यह 4 हाथ और 4 पैर प्रकट कर सकती है। अगर यह मेजर अचीवमेंट तक पहुंच जाए, जब मुक्के की गति बेहद तेज हो, तो यह 8 हाथ और 8 पैर प्रकट कर सकती है, जिसमें असीम शक्ति होती है। आसमान से बरसते मुक्कों की परछाइयों को देखकर यश के सरपंच स्विमिंग स्टेप्स घूमे और वह हर्षल के 4 हाथों और 4 पैरों के हमले के दायरे से बाहर निकल गया। हर्षल अब एक क्रोधित वज्र की तरह था। उसके प्रकट हुए 4 हाथ और 4 पैर अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वह लगातार एक घूमते हुए लट्टू की तरह यश पर हमला कर रहा था। ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल की शक्ति सच में कोई मजाक नहीं थी। एक बार जब हर्षल की वज्र सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट बाहर आई तो उसने यश को सीधे सामना करने की हिम्मत न करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि यश पलटवार करने के काबिल नहीं था। सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही वह हर्षल के चारों ओर घूमा, उसने बीच बीच में 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट का एक प्रहार भी किया। विशेष रूप से 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट के बाहरी मुक्के के बल ने भी हर्षल को असमंजस में डाले रखा। वज्र का क्रोधित रूप, वज्र का टाइगर पर प्रहार। हर्षल दहाड़ा, उसका शरीर अचानक हवा में ऊंचा उछल गया। उसके 4 मुक्कों और 4 पैरों ने यश पर हमला करते हुए अनगिनत सुनहरी रोशनी बिखेरी। ये दोनों चालें वज्र सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट के भीतर की सबसे घातक चालें थीं, जो धोखे और हकीकत का एक ऐसा मिश्रण थी जिन्हें कई जानलेवा तरीकों से जोड़ा जा सकता था। इस पल यश को थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसकी बुनियाद अभी भी बहुत कमज़ोर थी और वह बहुत कम मार्शल स्किल्स जानता था। कुल मिलाकर यश के पास एक भी ऐसी ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल नहीं थी जो वज्र सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट का मुकाबला कर सके। बूम 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 बूम। जमीन पर रहते हुए यश ने एक के बाद एक 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट के दर्जनों वार किए। हर प्रहार का बल 3 फीट बाहर निकलकर हर्षल की ओर विस्फोट करता गया। हर्षल, हालांकि, बिल्कुल निडर था। उसके पैरों ने लगातार वार किए, यश के 5 सेक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट के बल को सीधे नष्ट कर दिया। उसका शरीर पलटा और वज्र कैप्चर टाइगर नामक चाल के साथ वह सिर के बल यश की ओर झपटा।
इस बार वे एक दूसरे से बस कुछ इंच की दूरी पर थे, यश के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड। जिस पल उसने मूके का सामना किया, यश ने अचानक अपनी मुट्ठी को एक हथेली में बदल दिया। उसने हर्षल की मुट्ठी को एक थप्पड़ और एक मरोड़ के साथ पकड़ लिया। एक कड़क की आवाज के साथ हर्षल की दाईं मुट्ठी सुन्न हो गई और नीचे लटक गई। दर्द से कराहते हुए हर्षल ने अपने उखड़े हुए दाहिने हाथ को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बाईं मुट्ठी को घुमाया। सुनहरी मूके की रोशनी तेजी से चमकी क्योंकि वह बिना किसी रुकावट के यश के सिर पर जा टकराए। अगर यह मुक्का पूरी ताकत से लगता तो यश बुरी तरह से घायल हो जाता या शायद मारा जाता। हरामजादे, मेरे हाथों मार। तुरंत ही मंच के नीचे देख रही भीड़ की सांसें अटक गईं। ललित ने अपनी सांसें थामकर मार्शल आर्ट्स एरिना की ओर घूरा। उसकी पलकें भी झपकने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इस डर से कि कहीं यश उसी पल खत्म न हो जाए। अगर यश खत्म हो गया तो वह भी खत्म हो जाएगा। अखाड़े में यश अचानक स्थिर खड़ा हो गया। उसका शरीर अपने सिर के नाजुक हिस्से को बचाने के लिए तेजी से बाईं ओर झुका और उसने सीधे अपना कंधा हर्षल की ओर कर दिया। यह क्या? मार्शल आर्ट्स एरिना के नीचे मौजूद भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। ट्रू एसेंस रेल्म की ताकत और ह्यूमन रैंक लो ग्रेड वज्र सबड्यूइंग टाइगर फिस्ट के साथ और हर्षल के पूरी ताकत से प्रहार करने पर अगर ये लगता तो यश का कंधा शायद तुरंत चकनाचूर हो जाता। क्या यश को अपनी जान प्यारी नहीं है? सबकी हैरान निगाहों के बीच यश का कंधा अचानक आगे की ओर बढ़ा। जिस पल वह हर्षल की मुट्ठी से टकराया, उसके हाथ स्पिरिट स्नैक की तरह तेजी से हर्षल की पसलियों की ओर लपके। मंच के नीचे ललित के दिल में अचानक एक एहसास जगा। यश अपनी जान दांव पर लगा रहा था। सुनहरी रोशनी से चमकती हर्षल की मुट्ठी यश के कंधे पर एक सुनहरे उल्कापिंड की तरह टकराई, जिससे मंच के नीचे मौजूद सभी की सांसें तुरंत अटक गईं। जिस दृश्य की कई आउटर सैक्ट डिसाइपल्स को उम्मीद थी या यूं कहें कि भविष्यवाणी की थी कि यश एक ही मूके से उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। टकराने के पल यश का कंधा एक अजीब सी गति से तेजी से कांपा। ये कुछ एक लहर जैसा दिख रहा था, लेकिन एक फिसलते हुए सांप के शरीर जैसा ज्यादा लग रहा था। सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स का स्लाइडिंग स्नैक फॉर्म। हर्षल का खौफनाक चेहरा अचानक सुन्न पड़ गया। एक फिसलने वाली मछली से टकराने के एहसास ने उसे बता दिया कि यह मुक्का, जिसे वह एक जानलेवा वार मान रहा था, उसने यश को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। अरे नहीं! लगभग उसी समय यश के हाथ एक स्पिरिट स्नैक की तरह हर्षल की पसलियों के नीचे से निकले और तेजी से उसकी छाती और पसलियों पर वार करने लगे। इस पल यश के हाथ एक स्पिरिट स्नैक की तरह चल रहे थे। उसकी 10 उंगलियां नाच रही थीं क्योंकि हर एक से नीली रोशनी की एक छोटी सी किरण निकल रही थी। पू 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 पू। जैसे ही यश की उंगलियां तेजी से घूमी, ट्रू एसेंस के वे नीले बिंदु वास्तव में सीधे हर्षल के शरीर में धकेल दिए गए। हर बार जब नीली रोशनी का एक बिंदु हर्षल के शरीर में प्रवेश करता तो उसका ढांचा अजीब तरह से कांपने लगता। पा 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 पा। लगभग एक पल में यश के हाथों ने हर्षल के शरीर पर 36 बार वार किया। जैसे ही 36वीं उंगली का वार पूरा हुआ, हर्षल की आंखों में अचानक खौफ नजर आने लगा, क्योंकि उस पल वह वास्तव में अपने शरीर के भीतर ट्रू एसेंस को महसूस नहीं कर पा रहा था। या यूं कहें, उसके शरीर का ट्रू एसेंस केवल उसके डेंटियन के अंदर ही घूम रहा था और बाहर निकलने में पूरी तरह असमर्थ था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी मुट्ठियों को ढकने वाला सुनहरा ऑरा भी ज्वार की तरह वापस लौट गया। पल्स इंटरसेप्टिंग एसेंस सीलिंग। स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड की सबसे घातक चाल, पल्स इंटरसेप्टिंग एसेंस सीलिंग। मंच के नीचे खड़ा गौतम अचानक खड़ा हो गया। वो अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करने में असमर्थ खड़ा हर्षल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने मुश्किल से हिलने वाले हाथों को घुमाया और उन्हें यश के सिर की ओर दे मारा। यश ने अपने दोनों हाथों से एक जोरदार प्रहार और धक्का देते हुए दो करारी आवाजों के साथ हर्षल के कंधे के जोड़ उखाड़ दिए। जैसे ही हर्षल के हाथ नीचे लटके, यश ने अचानक एक गहरी सांस छोड़ी और चिल्लाया, हा। 5 सैक्रेड माउंटेन्स डिवाइन फिस्ट का एक जोरदार वार हर्षल की छाती के नाजुक हिस्से पर लगा। मूके के लगते ही हर्षल के मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा और वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। जब हर्षल हवा में था तो पल्स इंटरसेप्टिंग ट्रू एसेंस के टूटने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। ये हर्षल था जो यश की स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड को तोड़ने के इरादे से पागलों की तरह अपने ट्रू एसेंस को दौड़ा रहा था। यश का शरीर अचानक झुका और आगे की ओर उछला। उसकी हथेली तलवार, जो ट्रू एसेंस से भरी हुई थी, हर्षल के गले की ओर काटने के लिए लपकी। यश की गति बिजली जैसी थी। हर्षल की आंखें खौफ से फटी रह गईं और पहली बार उसकी आंखों में मौत का डर दिखाई दिया। ट्रू एसेंस से भरी एक हथेली तलवार सोने और कीमती पत्थरों को भी काट सकती थी। इसका पैनापन तलवारों और चाकुओं से भी कहीं ज्यादा था। अगर यह वार सही जगह लगता तो हर्षल का मरना तय था। बदकिस्मती से हर्षल का ट्रू एसेंस इस समय पूरी तरह से सील था। यश ने उसके शरीर में जो 36 पल्स इंटरसेप्टिंग ट्रू एसेंस के बिंदु डाले थे, उनमें से वह आधे से भी कम को तोड़ पाया था।
वह केवल बेबसी से यश की हथेली को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। जिस पल हथेली की हवा उसके शरीर तक पहुंची, हर्षल की आंखें अपनी पूरी सीमा तक फैल गईं, यहाँ तक कि खून से लाल भी हो गईं। इस पल मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। ठीक जब हर्षल ने सोच लिया कि उसका मरना पक्का है, एक जेड बीट बाद में आई, लेकिन पहले टकराई जो यश की हथेली तलवार पर जोर से लगी और उसे उसके रास्ते से भटका दिया। यश की हथेली तलवार हर्षल की कॉलरबोन पर जोर से कटी और उसे पल भर में 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इससे हर्षल को एक और भारी चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा, उठने में पूरी तरह से असमर्थ। यश अचानक पलटा, उसकी नज़रें मार्शल आर्ट्स एरिना की रखवाली करने वाले सैक डीकन को घूरते हुए बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थीं। ये वही था जिसने अभी अभी बीच बचाव किया था। इस बार को मिलाकर वह उसे दूसरी बार रोक चुका था। इस समय सैक डीकन गिरे हुए हर्षल की ओर जा रहा था। कुछ सालों में तुम्हें एहसास होगा कि मारना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। इसके अलावा यह मेरा कर्तव्य है। अगर तुम मरने वाले डिसाइपल होते तो मैं तब भी ऐसा ही करता। स्पष्टीकरण देने के बाद मार्शल आर्ट्स एरिना के सैक डीकन ने गिरे हुए हर्षल की ओर देखा, उसके उखड़े हुए जोड़ों को ठीक करने के लिए कुछ बार टैप किया और फिर घोषणा की, यश की जीत हुई। मार्शल आर्ट्स एरिना के नीचे पल भर में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद 1000 से ज्यादा आउटर सैक डिसाइपल्स की नज़रें पूरी तरह से सुन्न पड़ गईं। सट्टे की टेबल के सामने खड़ा ललित तो अविश्वास में अपनी आंखें तक मल रहा था। हर्षल, जिसके हाथ अभी अभी ठीक हुए थे, उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसमें ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, खड़े होने की तो बात ही छोड़ दो। उसका गुरूर और उसका अहंकार यश ने इसी पल चकनाचूर कर दिया था। आमतौर पर वह हमेशा तानाशाही दिखाता था, सबसे अपनी बात मनवाता था और हर काम में विशेष अधिकार की उम्मीद करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह ताकतवर है और इस बर्ताव का हकदार है। यहाँ तक कि गौतम भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। ये वह सम्मान था जो एक ताकतवर इंसान को मिलना चाहिए था। लेकिन अब उसका घमंड एक मजाक बन गया था, एक ऐसा मजाक जिसे यश ने बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था। हा 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 हा, वह जीत गया। यश जीत गया। यश जीत गया। ललित खुशी से झूम उठा और उसके शरीर का रोम रोम जैसे जश्न मना रहा था। साथ ही डिसाइपल्स, तुम्हारी चांदी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। 15 मिनट पहले ललित सीनियर ब्रदर गौतम को कोस रहा था, जिसने उसे दांव खोलने के लिए मजबूर किया था, उसे मुसीबत बुलाने वाला कह रहा था और सोच रहा था कि वह यश का मुंह नोच ले। अब उसका मन कर रहा था कि वह यश को गले लगा ले और उसे खुशी से चूम ले, अगर यश इसके लिए राजी होता। हालांकि ललित की इस बेकाबू हंसी ने उन 1000 से ज्यादा आउटर सैक डिसाइपल्स का गुस्सा भड़का दिया जो अपनी चांदी हार चुके थे। उनमें से कई ने सोचा था कि यह मुफ्त का पैसा बटोरने का एक शानदार मौका है और उन्होंने अपनी पूरी दौलत दांव पर लगा दी थी। 1000 से ज्यादा लोगों की गुस्से से भरी निगाहों ने ललित को तुरंत एहसास करा दिया कि हालात बिगड़ रहे हैं। पल भर में फैसला लेते हुए उसने दांव की कई बोरियों को गले लगाया और सीनियर ब्रदर गौतम के पीछे जा छिपा, ये सोचकर कि अब मुंह बंद रखना ही समझदारी है ताकि लोग और न भड़कें। गौतम को हमेशा निष्पक्ष दिखने का शौक था। इस समय वह इकलौता ऐसा इंसान था जो उसे बचा सकता था। सीनियर ब्रदर गौतम अभी भी सदमे में था। यश की पल्स इंटरसेप्टिंग एसेंस सीलिंग वाली चाल के ख्यालों में खोया हुआ था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गौतम ने भी स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड की ताकत को पहचाना था और इसे अभ्यास करने के लिए चुना था, जिस पर उसने आधे साल से ज़्यादा समय तक कड़ी मेहनत की थी। आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद गौतम का स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड माइनर अचीवमेंट तक पहुंच गया था, लेकिन वह बस पल्स इंटरसेप्टिंग एसेंस सीलिंग नाम की उस घातक चाल को सीख ही नहीं पाया। एक ही सांस में 36 बार वार करना, आधे साल की कड़ी मेहनत और अपने कल्टीवेशन को ट्रू एसेंस रेल तक पहुंचाने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पाया था। फिर भी यश ने अभी अभी ऐसा किया था और उसने ऐसा इतनी आसानी से किया था जैसे यह उसके लिए कोई बड़ी बात ही न हो। कुछ ही देर में वहां इकट्ठे हुए 1000 से ज्यादा आउटर सैक डिसाइपल्स धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। यहां तक कि जो लोग सब कुछ हार चुके थे वे भी बेबसी से वहां से चले गए। जब कोई जुआ खेलता है तो उसे अपनी हार स्वीकार करनी ही पड़ती है। सार्वजनिक रूप से ये युवा और जिद्दी आउटर सैक डिसाइपल्स दांव से मुकरने जैसी बेशर्मी नहीं कर सकते थे। हा 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 हा, 5000 टाइल। शौर्य, मैं 5000 टाइल जीत गया। मैं इसे 20 से ज्यादा ब्लड एसेंस पिल्स में बदल सकता हूँ। अब मेरा कल्टीवेशन भी ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल में प्रवेश कर सकता है। हर्षवर्धन ने अपनी जीती हुई रकम हैरान खड़े शौर्य को दिखाए और हंसते हुए वहां से चला गया, शौर्य को एक लकड़ी की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा छोड़कर। 800 टाइल चांदी और 200 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो उसने हर्षल पर लगाए थे वह उसकी पूरी जमा पूंजी थी। 800 टाइल उसके परिवार की तरफ से थे और 200 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स वह थे जो उसने पिछले 4 महीनों में सैक मिशनों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बचाए थे। वह उन्हें कभी खर्च नहीं करना चाहता था। अब एक ही पल में वह सब कुछ चला गया था।
ललित, इस बार तुमने सच में बहुत बड़ी दौलत कमा ली है, सीनियर ब्रदर गौतम ने होश में आते हुए मुस्कुराकर कहा। एक छोटी सी कमाई है, बस छोटी सी कमाई। ये सब सीनियर ब्रदर का ही आशीर्वाद है, सब सीनियर ब्रदर की मेहरबानी है, ललित ने लगातार सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर गौतम रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने पहले ललित को सट्टा खोलने के लिए मजबूर किया था। वैसे ललित, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि 4 महीने पहले यश एक यूटिलिटी डिसाइपल था। क्या ये सच है? गौतम ने पूछा। सच है, बिल्कुल सच है। सीनियर ब्रदर, क्या आप उस फिश ड्रैगन पाथ के बारे में जानते हैं जो 4 महीने पहले खास तौर पर यूटिलिटी डिसाइपल्स के लिए खोला गया था? एक छुपा हुआ रुस्तम। ये यश ऐसा ही एक छुपा रुस्तम है जो अचानक से आ गया और मुझे इतना भारी मुनाफा दे गया। तो ये बात सच है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि यश पहले किस यूटिलिटी पीक पर रहता था? गौतम ने अचानक पूछा। जिस यूटिलिटी पीक पर यश रहता था? मुझे सोचने दीजिए। हाँ, याद आया, 100 पाइन पीक। वह 100 पाइन पीक था। उस समय जब विराट ने यश को परेशान करने की कोशिश की थी तो 100 पाइन पीक का सुपरवाइजर शर्मा भी यश का साथ देने के लिए आ गया था। ललित ने जवाब दिया। 100 पाइन पीक, समझ गया। इतना कहकर सीनियर ब्रदर गौतम वहां से चला गया, लेकिन जब वह पलटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा रहस्यमयी भाव था। जब सीनियर ब्रदर गौतम काफी दूर निकल गया तो ललित ने उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा, यश किस यूटिलिटी पीक पर था ये पूछना। सीनियर ब्रदर के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? उसी समय हेवन एंड अर्थ क्लिफ पर मौजूद अर्थ रैंकिंग कुछ पल के लिए चमकी और यश के नाम ने तुरंत हर्षल की जगह ले ली और वह अर्थ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। हर्षल का नाम खिसक कर तीसरे स्थान पर आ गया और इसके साथ ही लक्ष्य का नाम भी खिसक कर चौथे स्थान पर चला गया। रैंकिंग बदलते ही लक्ष्य के पास मौजूद पहचान जेड प्लेट भी बदल गई। अपनी पहचान जेड प्लेट को देखकर लक्ष्य ने एक कड़वी मुस्कान दी। आधे साल की कड़ी मेहनत के बाद उसकी रैंकिंग आगे बढ़ने के बजाय पीछे कैसे खिसक गई। उसी समय जब अर्थ रैंकिंग बदली, डोंगलई पीक के पीक मैनेजमेंट डीकन लोकेश के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, अरे, अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 में कोई नया नाम आ गया है। जैसे ही वे पास से देखने के लिए बाहर आए, पीक मैनेजमेंट डीकन लोकेश पूरी तरह से हैरान रह गए। उसी समय मार्शल आर्ट्स एरिना के ऊपर बादलों के बीच खूबसूरत आंखों का एक जोड़ा अचानक गायब हो गया। वह सच में जीत गया। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है। सीनियर ब्रदर ललित, क्या अब हम अपना मुनाफा बांट सकते हैं? यश हंसते हुए ललित की ओर दौड़ा। इस लड़ाई का सबसे बड़ा इनाम तो असल में यही था। हर्षल, जिसे इलाज के लिए ले जाया गया था, उसने यश की आवाज़ सुनी और उसके मुंह से एक बार फिर खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने ललित के पास अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। अब जब वह हार गया था तो वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसका कंगाल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया वह ये थी कि उसकी आधी दौलत यश के हाथों में जाने वाली थी। ये तो सीधे सीधे अपने ही दुश्मन की मदद करने वाली बात हो गई, दुश्मन की मदद। जूनियर ब्रदर यश नहीं, नहीं, अब मुझे तुम्हें सीनियर ब्रदर यश कहना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें हिसाब समझाता हूँ। लोगों को उनके जीते हुए पैसे देने के बाद हमने कुल 1,10,000 ताइल कमाए हैं। अगर हम इसे बराबर बांटें तो हम दोनों को। रुको, पहले मुझे मेरे दांव का पैसा दो, फिर हम आधा आधा बांटने की बात करेंगे। ये देखकर कि यश ने उसकी चालाकी पकड़ ली है, ललित ने अपना सिर पीट लिया। अरे, मुझे देखो, मैं तुम्हारा हिस्सा कैसे भूल सकता हूँ। तसक तसक, 1 के मुकाबले 10 का अनुपात, तुम्हारा हिस्सा तो बहुत बड़ा है। एक बार जब ये दे दिया जाएगा तो हमारा शुद्ध मुनाफा काफ़ी कम हो जाएगा। ललित ने इतने गंभीर चेहरे के साथ यह बात कही जैसे वह सच में भूल गया हो। झूठ बोलते समय उसका वह मोटा चेहरा जरा भी लाल नहीं हुआ था। यश और विराट के बीच हुए मुकाबले में यश ने 2 मैरो क्लींजिंग पिल्स और 50 सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स का दांव लगाया था। उसकी मूल रकम वापस करने के बाद भी उसने 2,500 ताइल चांदी जीती थी। यश ने हर्षल के साथ होने वाले मुकाबले पर वह सब दांव पर लगा दिया था। हिसाब लगाया जाए तो यश ने जो कुल दांव लगाया था वह 5,000 ताइल चांदी के बराबर था। हालांकि यश और हर्षल के बीच हुए मुकाबले का अनुपात 1 के मुकाबले 10 था। एक ही झटके में ललित को यश को 50,000 ताइल चांदी की एक बहुत बड़ी रकम देनी थी, जिससे उसके होंठ फड़कने लगे। इस बार सट्टेबाजी से हुआ कुल शुद्ध मुनाफा 1,10,000 ताइल से थोड़ा ही ज्यादा था। इस भुगतान के बाद शुद्ध मुनाफे का लगभग आधा हिस्सा तो सीधे यश के पास ही चला जाना था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बचे हुए शुद्ध मुनाफे का आधा हिस्सा भी यश को देना था, जैसा कि उन्होंने पहले तय किया था। हालांकि दांव लगाते समय आउटर सैक डिसाइपल्स ने तरह तरह की चीजें लगाई थीं। किसी ने चांदी लगाई थी, किसी ने दवाएं पिल्स लगाई थीं और कुछ ने तो सीधे सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स दांव पर लगा दिए थे। इस समय इन सब का हिसाब किताब करना बहुत बड़ा सिरदर्द था, लेकिन ललित ने बड़ी शान से सारे दांव यश के सामने कर दिए और कहा, सीनियर ब्रदर यश, तुम्हें जो पसंद हो चुन लो।
बस 80,000 ताइल की कीमत का सामान उठा लो। वैसे भी सट्टेबाजी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की कीमत पक्की होती है, मैं बाकी के इन छोटे मोटे झमेलों को खुद संभाल लूँगा। ललित, तुमने मेरे लिए सट्टा शुरू किया और मैंने तुम्हारे लिए एक छुपे रुस्तम का काम किया। हम दोनों के बीच जो तालमेल है उसे देखते हुए मुझे सीनियर ब्रदर यश बुलाना कुछ ज़्यादा ही औपचारिकता नहीं हो गई। ललित के इस बर्ताव ने यश का दिल जीत लिया था। सिर्फ जुबान के पक्के होने पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दसियों हजार ताइल की भारी रकम दे दी थी और यहाँ तक कि यश को पहले चुनने का मौका भी दिया। ऐसी दरियादिली आम इंसान में नहीं होती। यश ने उससे दोस्ती करने का मन बना लिया, भले ही ये ललित थोड़ा लालची स्वभाव का था। सच में, क्या मैं तुम्हें ओल्ड यश बुला सकता हूँ? हालांकि हम दोनों जवान हैं, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को ओल्ड ये या ओल्ड वो बुलाना पसंद है। ऐसा बोलने में एक अलग ही मज़ा आता है। क्यों नहीं, बिल्कुल। बस मेरे पिता ओल्ड सिंघा के सामने मुझे ओल्ड यश मत बुलाना। ओल्ड यश। दोनों युवाओं ने एक दूसरे को देखा और 1 लाख ताइल से ज्यादा चांदी के उस ढेर के पार अचानक ठहाके मारकर हंस पड़े। ललित की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। ओल्ड यश, अब हम भाई भाई हैं, है ना? क्या ख्याल है अगर तुम वह 30,000 ताइल जो तुम्हें लेने थे उसे भूल जाओ? या फिर हम इन चांदी के सिक्कों को आधा आधा बांट लेते हैं। अब जब वे करीब आ गए थे तो ललित ने मक्खन लगाना और अपना फायदा निकालना शुरू कर दिया। निकल यहाँ से, भाइयों के बीच भी हिसाब एकदम साफ होना चाहिए। अपना हाथ हिलाते हुए यश ने बिना किसी संकोच के सट्टे के सामान में से अपनी ज़रूरत की चीज़ें चुननी शुरू कर दीं। जब तक बची हुई चीज़ों की कीमत थी, ललित जैसा बिचौलिया उन्हें आसानी से ठिकाने लगा सकता था। कंडेंसिंग ट्रू पिल्स की ये 2 बोतलें मेरी हैं। ओल्ड यश, तुम्हारा दिल बहुत काला है। तुम मेरे लिए एक भी कंडेंसिंग ट्रू पिल नहीं छोड़ रहे। ललित ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। ओल्ड ललित, मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास कंडेंसिंग ट्रू पिल्स हासिल करने का कोई जुगाड़ नहीं है। ही, मैं अक्सर लुवानियन पीक पर जाता रहता हूँ जहाँ इनसेक्ट डिसाइपल्स रहते हैं, ललित ने काफ़ी गर्व के साथ कहा। ललित को घूरने के बाद यश ने दांव की चीज़ों को देखा और सोचने लगा। ब्लड एसेंस पिल्स की ये 5 बोतलें और ये 10 मैरो क्लींजिंग पिल्स भी मेरी हैं। और ये, ओल्ड यश, क्या तुम पहले से ही ब्लड रिफाइनिंग 5th लेवल पीक पर नहीं हो? तुम ब्लड एसेंस पिल्स और मैरो क्लींजिंग पिल्स क्यों ले रहे हो? वे चीज़ें अब तुम्हारे किसी काम की नहीं होनी चाहिए, है ना? ललित ने पूछा। मैं घर जाने की सोच रहा हूँ। मेरे माता पिता ने इतने सालों तक मेरे लिए बहुत मेहनत की है, अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ, यश ने कहा। बिल्कुल, बिल्कुल। आम इंसानों के लिए भी इन मैरो क्लींजिंग पिल्स को खाने से उम्र बढ़ सकती है और शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत होता है। माता पिता का नाम आते ही ललित का चेहरा अचानक उदास हो गया, हालांकि यश ने यह बात गौर नहीं की। बाकी के लिए मैं 20,000 ताइल चांदी और 2,000 सैक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लूंगा और इतना काफ़ी होगा। ये देखकर कि यश ने अपनी ज़रूरत का सामान चुन लिया है, ललित ने अपना हाथ घुमाया और टेबल पर बचे हुए बाकी सारे खजाने हवा में गायब हो गए। फिर उसने आराम से अंगड़ाई लेते हुए कहा, इन खजानों के साथ मेरा ट्रू एसेंस रेल में प्रवेश करना बस अब कुछ ही दूर है। यश ने ललित को हैरानी से घूरा। ओल्ड ललित, तुम्हारे पास स्टोरेज का खजाना है? मैंने सुना है कि ऐसी एक चीज़ के बदले 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने पड़ते हैं। तुम तो बहुत अमीर हो, है ना? बकवास। मेरा कल्टीवेशन देखो, क्या मेरे पास ऐसी चीज़ पर इतने सारे संसाधन खर्च करने की हैसियत है? यह एक ख़राब चीज़ है जो मैंने मेन पीक के एक इनसेक्ट डिसाइपल से कबाड़ के भाव में ली है जो आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग सीख रहा है। इसमें सिर्फ आधा क्यूबिक मीटर की जगह है और मैंने इसके लिए इतने पैसे खर्च किए हैं। ललित ने यश को एक उंगली दिखाई। 1,000, चल भाग। अगर तू 1,000 बोलता तो वे तुझे पीट पीट कर मार डालते। 10,000 ताइल चांदी, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसकी एक छोटी सी मदद की थी, ललित ने कहा। आधा क्यूबिक मीटर के लिए 10,000 ताइल भी काफ़ी सस्ता सौदा है। ओल्ड ललित, मौका मिले तो मेरे लिए भी एक जुगाड़ कर देना, यश ने कहा। कोई बात नहीं, चूंकि तुमने कहा है ओल्ड यश, मैं पक्का तुम्हारे लिए एक का जुगाड़ कर दूंगा। जैसे ही यश वहां से जाने लगा, ललित ने अचानक उसे पकड़ लिया। ये देखते हुए कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, ओल्ड यश, आज एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर तुम में कुछ खास ही दिलचस्पी ले रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। खैर, वह जानबूझकर तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवा रहे थे। वह खास तौर पर इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि तुम सिर्फ 4 महीने पहले एक यूटिलिटी डिसाइपल थे। उन्होंने खास तौर पर यह भी पूछा कि तुम किस यूटिलिटी पीक से थे, ललित ने कहा। यश की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वह ऐसी बातें क्यों पता कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, ललित ने अपने हाथ फैला दिए। मुझे बस यह अजीब लगा और मैं तुम्हें सावधान करना चाहता था। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर बहुत ही चालाक इंसान हैं। हो सकता है ये सिर्फ उनकी जिज्ञासा हो, या शायद उन्हें लगता है कि अर्थ रैंकिंग में नया दूसरा नंबर बनने के बाद तुम उनकी जगह के लिए खतरा बन सकते हो।
शायद ललित से अलग होने के बाद यश ने वापस जाकर सोचने का मन बनाया। आज की कमाई बहुत बड़ी थी, उसे ध्यान से सोचना था कि इन संसाधनों का इस्तेमाल अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए। रास्ते में यश को मिलने वाले हर काले कपड़े पहने आउटर सैक्ट डिसाइपल ने रास्ता छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सम्मान के साथ उसे सीनियर ब्रदर यश कहकर पुकारा। उनके चेहरे डर और इज्जत से भरे हुए थे, जिससे यश को थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। अर्थ बोर्ड की रैंकिंग में आया ये बदलाव पहले ही एक पल में पूरे डोंगलेई पीक में फैल चुका था। आज के 2 मुकाबलों में एक में यश ने विराट को मार गिराया था और दूसरे में उसने हर्षल को बुरी तरह से घायल कर दिया था। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि अगर सैक डीकन ने बीच में आकर नहीं रोका होता तो अर्थ रैंकिंग के पूर्व दूसरे नंबर के डिसाइपल हर्षल को भी यश ने मार दिया होता। इन अफवाहों की वजह से डोंगलेई पीक पर यश का खौफनाक रुतबा छा गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ आउटर सैक डिसाइपल्स तो उसे नमस्ते करते हुए हकलाने भी लगे थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत का ही राज चलता था, एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवर को ही सम्मान मिलता था। जब यश अपने घर लौटा तो वह डोंगलेई पीक के मैनेजर डीकन लोकेश को अपने दरवाजे पर इंतजार करते देख हैरान रह गया। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे उसी का इंतजार कर रहे थे। मैंने इस महीने के सैक्ट के काम बहुत पहले ही पूरे कर लिए थे। पल भर के लिए सोचने और ये तय करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, यश उनसे मिलने गया। प्रणाम डीकन लोकेश। हाँ, यश बधाई हो। एक ही झटके में अर्थ रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। डीकन लोकेश के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर यश को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली। पहले जब भी वह इस डीकन लोकेश को देखता था तो उस आदमी का चेहरा हमेशा किसी मुर्दे की तरह एकदम भावहीन और ठंडा रहता था। अब जब उसकी हैसियत और रुतबा बदल गया था तो उसके साथ होने वाला बर्ताव भी स्वाभाविक रूप से बदल गया था। यश, मैंने देखा कि तुम पहली बार अर्थ बोर्ड में आए हो और सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गए। मुझे लगा शायद तुम्हें अर्थ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचने के फायदों के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मैं खास तौर पर तुम्हें बताने आया हूं, डीकन लोकेश ने कहा। क्या अर्थ बोर्ड के टॉप 10 डिसाइपल्स का इनाम हर बार 4 ब्लड एसेंस पिल्स नहीं है? यश ने कुछ उलझन के साथ पूछा। बेशक यह उससे कहीं ज्यादा है। अगर कोई आउटर सैक डिसाइपल अर्थ बोर्ड के टॉप 3 में आ जाता है तो उसे एक खास इनाम मिलता है, डीकन लोकेश ने कहा। खास इनाम? कैसा खास इनाम? यश की आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे कोई ताज्जुब नहीं कि हर्षल को ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल पता थी। गवान पीक के डीकन लोकेश को विदा करने के बाद यश आखिरकार समझ गया कि क्यों हर्षल जैसा एक आउटर सैक डिसाइपल वास्तव में ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल जानता था और यहाँ तक कि मिराज ड्रैगन पल द्वारा रिफाइन किए गए उसके ट्रू एसेंस का बराबरी से सामना कर सकता था। ये सब उस खास इनाम की वजह से था जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ऑन आउटर सैक डिसाइपल्स को देता था जो अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 में पहुंच जाते थे। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का कोई भी आउटर सैक डिसाइपल जो अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 में अपनी जगह बना लेता था, उसे स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की योग्यता मिल जाती थी। ये सेक्ट की तरफ से अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 डिसाइपल्स को दिया जाने वाला विशेष इनाम था। सामान्य हालात में केवल एक इनर सैक्ट डिसाइपल बनने के बाद ही किसी को स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की दूसरी मंजिल पर कदम रखने की योग्यता मिलती थी। यह मूल रूप से अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 को इनर सैक्ट डिसाइपल्स के समान ही अधिकार देने जैसा था। इससे यह बात साफ हो गई कि हर्षल यश के साथ सीधे टकराव में अपनी स्थिति क्यों बनाए रख सका। ये ध्यान रखना चाहिए कि यश ह्यूमन रैंक लो ग्रेड एसेंस ब्लड प्राइमोर्डियल बॉडी आर्ट का अभ्यास करता था। इससे बनने वाला ट्रू एसेंस स्वभाव से ही कॉमन रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन तकनीकों से बनने वाले ट्रू एसेंस से ज़्यादा शुद्ध था। इसके अलावा यश के पास अपने ट्रू एसेंस को संघनित करने में मदद के लिए मिराज ड्रैगन पल था, जो इसे बेजोड़ रूप से शुद्ध बनाता था। अगर हर्षल ने किसी कॉमन रैंक हाई ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक का अभ्यास किया होता तो भले ही उसका कल्टीवेशन का स्तर यश से एक छोटा सा दायरा ज़्यादा ही क्यों न होता, वह आमने सामने की टक्कर में यश का मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अगर हर्षल की कल्टीवेशन तकनीक का स्तर यश के समान ही था और उसका कल्टीवेशन का स्तर एक छोटा दायरा ज़्यादा था, तो वह निश्चित रूप से यश के बराबर खड़ा हो सकता था। इससे पहले मिले पैसों और सामान के भारी मुनाफे की तुलना में इस इनाम ने यश को और भी ज़्यादा हैरान कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के यश सीधे स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर पहले हर्षल से लड़ते हुए वह इस बात पर अफसोस कर रहा था कि वह ताकतवर दुश्मनों से निपटने के लिए बहुत कम मार्शल स्किल्स जानता है। अब उसे स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की दूसरी मंजिल में जाने की योग्यता मिल गई थी। इसके अलावा इसने यश को अभी अभी मिले भारी मात्रा में सैक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने की एक जगह दे दी थी। कल्टीवेशन संसाधन तभी संसाधन है जब उनका इस्तेमाल किया जाए, अगर उन्हें सिर्फ संभाल कर रखा जाए तो वे बेकार हैं। हमेशा की तरह स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन में बहुत से लोग थे। काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद आखिरकार यश की बारी आई। उसने जल्दी से अपनी पहचान वाली जेड प्लेट सौंप दी। डीकन साहब, कृपया इसे देख लीजिए।
क्या तुम अभी तक कोई सीक्रेट मैनुअल चुनने के लिए स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन के अंदर नहीं गए हो? जाओ जाओ, तुम कोई नए डिसाइपल नहीं हो। पवेलियन की रखवाली करने वाले बुजुर्ग सेक्ट डीकन यश को पहले से जानते थे और उसे सीधे वहां आते देख उसे याद दिलाया। नहीं डीकन साहब, मैं स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की दूसरी मंजिल पर जाना चाहता हूँ। मैं खास तौर पर आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की दूसरी मंजिल को सेक्ट के फॉर्मेशन ग्रेड मास्टर्स ने मजबूत किया था, जहां दरवाजे पर आध्यात्मिक ऊर्जा की एक रोशनी वाली दीवार पहरा देती थी। इन सेक्ट डिसाइपल्स की हरी जेड प्लेटें पास का काम करती थीं। हालांकि यश एक आउटर सेक्ट डिसाइपल था और उसकी पहचान जेड प्लेट केवल एक सफ़ेद जेड प्लेट थी। दूसरी मंजिल पर जाने के लिए उसे एक सेक्ट डीकन के आशीर्वाद की ज़रूरत थी। यश को यह बात डीकन लोकेश के मार्गदर्शन की वजह से पता चली थी। तुम अभी भी एक आउटर सेक्ट डिसाइपल हो, है ना? दूसरी मंजिल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो तब प्रवेश कर सकते हो? बीच में ही बात काटते हुए बुजुर्ग सेक्ट डीकन ने अचानक यश की पहचान जेड प्लेट ले ली। करीब से देखने पर वे चौंक गए। जिस इंसान ने आज हर्षल को हराया और अर्थ रैंकिंग के टॉप 3 में अपनी जगह बनाई, वह तुम थे। यश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे धुंधला सा याद है कि 4 महीने पहले जब तुम पहली बार आउटर सेक्ट डिसाइपल बने थे, तो तुमने अभ्यास करने में काफ़ी मुश्किल सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स को चुना था और मेरी सलाह नहीं सुनी थी। मुझे लगा था कि तुम भी बस एक और घमंडी लड़के हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी शानदार शुरुआत करोगे। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। उनके हाथ से आध्यात्मिक रोशनी निकली और बुजुर्ग सेक्ट डीकन ने यश की पहचान जेड प्लेट को एक रहस्यमयी चमक के साथ आशीर्वाद दिया। ठीक है, दूसरी मंजिल पर जाओ। आपका शुक्रिया डीकन साहब। यश के जाने के बाद लाइन में उसके पीछे खड़े दर्जनों आउटर सेक्ट डिसाइपल्स, खास तौर पर वे जिन्होंने बुजुर्ग सेक्ट डीकन की बातें सुनी थीं, वे सभी एक अजीब सी भावना से भर गए। यश को देखो, केवल 4 महीने के लिए आउटर सेक्ट डिसाइपल रहने के बाद वह एक ही झटके में अर्थ रैंकिंग में पहुंच गया और यहां तक कि अर्थ रैंकिंग में दूसरे नंबर पर भी पहुंच गया। और वे खुद को देखें, उन्हें आउटर सेक्ट डिसाइपल बने 1 या 2 साल हो गए थे और अभी तक अर्थ रैंकिंग में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। इस तरह से दूसरों से अपनी तुलना करना सच में बहुत निराशाजनक है। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन की दूसरी मंजिल पहली मंजिल से काफ़ी छोटी थी। एक सरसरी नज़र डालने पर 1 या 2 हज़ार से ज़्यादा किताबें नहीं दिखीं, जो पहली मंजिल पर मौजूद दसियों हज़ार किताबों से कई गुना कम थीं। इसके अलावा कि ऊंचे दर्जे की कल्टीवेशन तकनीकें कम मिलती थीं, दूसरी मंजिल पर केवल ह्यूमन रैंक लो ग्रेड कल्टीवेशन तकनीकें और सीक्रेट मैनुअल्स ही रखे गए थे। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन में कुल 6 मंजिलें थीं। तीसरी मंजिल पर ह्यूमन रैंक मीडियम ग्रेड मैनुअल्स रखे जाते थे, चौथी मंजिल पर ह्यूमन रैंक हाई ग्रेड मैनुअल्स और 5वीं मंजिल पर बेहद कीमती अर्थ रैंक लो ग्रेड मैनुअल्स रखे जाते थे। जहां तक छठी और सबसे ऊंची मंजिल की बात है, वहां सेक्ट की रक्षा करने वाली कल्टीवेशन तकनीकें रखी जाती थीं। पहले का अनुभव होने के कारण यश ने पवेलियन के भीतर ध्यान से खोजना शुरू किया। यश जिस एसेंस ब्लड प्राइमोर्डियल बॉडी आर्ट का अभ्यास कर रहा था, वह खुद एक ह्यूमन रैंक लो ग्रेड तकनीक थी, इसलिए उसे एक नई कल्टीवेशन तकनीक चुनने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उसने अभी भी अन्य तकनीकों की विशेषताओं की सामान्य समझ हासिल करने के लिए कुछ देर तक किताबें टटोलीं। जिस एसेंस ब्लड प्राइमोर्डियल बॉडी आर्ट का वह अभ्यास करता था, वह भी पवेलियन की दूसरी मंजिल पर मौजूद थी। यश का पूरा ध्यान मार्शल स्किल्स और मूवमेंट तकनीकों पर था। मिराज ड्रैगन पल की पहली जगह के भीतर फैंटम स्नैक किंग के मौजूद होने के कारण यश सांपों से जुड़ी मार्शल स्किल्स और मूवमेंट तकनीकों का अभ्यास बेहद तेजी से कर सकता था। उसके सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स और स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड आसानी से पीक मास्टरी रेल तक पहुंच गए थे। इस प्रकार यश का पहला विचार दूसरी मंजिल पर कल्टीवेशन के लिए सांप से जुड़ी कोई मार्शल स्किल ढूंढना था, ताकि वह उसे कम समय में सीख सके। कुछ देर खोजने के बाद यश को थोड़ी निराशा हुई। दूसरी मंजिल पर सच में सांपों से जुड़ी ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल्स थीं, जैसे स्पिरिट स्नैक स्वॉर्ड टेक्निक और माइरियाड स्नैक पॉइजन पाम। हालांकि करीब से देखने पर यश ने पाया कि भले ही इन ह्यूमन रैंक लो ग्रेड स्किल्स के नाम में स्नैक यानी सांप जुड़ा हुआ था, लेकिन वे अक्सर केवल उस विचार की एक झलक मात्र ही दिखाती थीं। ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल्स पहले से ही कुछ हद तक गहरी थीं और अब कॉमन रैंक की स्किल्स जैसी नहीं थीं, जो मुख्य रूप से जानवरों की नकल करने वाले रूपों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करती थीं। उदाहरण के लिए स्पिरिट स्नैक स्वॉर्ड टेक्निक तलवारबाजी केवल सांप के वार की तरह ही डरावनी थी, लेकिन इसकी बुनियाद अभी भी तलवारबाजी ही थी। मिराज ड्रैगन पल की पहली जगह में मौजूद फैंटम स्नैक किंग इस स्पिरिट स्नैक स्वॉर्ड टेक्निक का अभ्यास करने में लगभग न के बराबर मदद करता था। इस वजह से इसे चुनना कोई मायने नहीं रखता था। वह फैंटम स्नैक किंग की ताकत का इस्तेमाल इसे जल्दी सीखने के लिए नहीं कर सकता था, और न ही यह उसके सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स और स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड के साथ तालमेल बिठा सकता था।
कुछ सोच विचार करने के बाद यश ने मुक्के या हथेली की तकनीकों का अभ्यास जारी रखने का फैसला किया। इस तरह उसने जिस सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स और स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड का अभ्यास किया था, वे अपनी ताकत दिखाना जारी रख सकते थे। आखिरकार यश के पीक मास्टरी सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स और स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड ह्यूमन रैंक लो ग्रेड मार्शल स्किल्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने पर भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। विभिन्न विकल्पों में से यश ने पहले अपने लिए उपयुक्त 5 मुक्केबाजी की तकनीकें चुनी जो सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स के साथ तालमेल बिठा सकती थीं। अंत में उसने एक को चुना, थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट। थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट गति पर जोर देती थी और इसमें बेहद तेज विस्फोटक शक्ति थी। अगर सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाए तो विरोधियों को भ्रमित करने के लिए मुक्कों में गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती थी। माइनर अचीवमेंट तक पहुंचने पर मुक्के बिजली की रोशनी की तरह तेज हो जाएंगे और मेजर अचीवमेंट तक पहुंचने पर वे बिजली की तरह चमकेंगे, एक वज्र की तरह गुजरेंगे और गति में सबसे आगे होंगे। इसकी एकमात्र ज़रूरत ट्रू एसेंस की अत्यधिक उच्च स्तर की सघनता थी। ट्रू एसेंस जितना अधिक सघन होगा, थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। यश द्वारा थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट चुनने का एक और कारण इसका बेहतरीन तालमेल था, जिससे यह उसके सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स और स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड के साथ अच्छी तरह जुड़ सकती थी। जब एक मुक्का बिजली की तरह चमकता तो यश उसके पीछे पीछे एक स्पिरिट स्नैक पल्स इंटरसेप्टिंग हैंड का वार कर सकता था। उस ताकत के बारे में सोचने भर से ही किसी भी दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। जहां तक मूवमेंट तकनीकों की बात है, इस बार यश ने ईमानदारी से एक ऐसी तकनीक चुनी जो गति में बेहतरीन थी, एओलस स्टेप्स। एओलस स्टेप्स पूरी तरह से गति पर केंद्रित थी। यदि मेजर अचीवमेंट तक अभ्यास किया जाए तो इसकी गति की तुलना किसी कॉमन रैंक मीडियम ग्रेड मूवमेंट तकनीक से की जा सकती है। यश, तुमने जो एओलस स्टेप्स चुनी है वह अच्छी है। ये तुम्हारे पहले से अभ्यास किए गए सरपेंट स्विमिंग स्टेप्स के साथ अच्छी तरह से जुड़ती है। ये वाकई एक अच्छा चुनाव है। स्क्रिप्चर डिपॉजिटरी पवेलियन के दरवाजे पर बुजुर्ग सैक्ट डीकन ने यश को एक बार फिर सलाह दी, लेकिन ये थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। तुम्हारा कल्टीवेशन 4 महीनों के भीतर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि तुम्हारा ट्रू एसेंस शुद्ध है। और इस थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट के लिए यदि ट्रू एसेंस पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं है तो इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। बिजली जैसी आवाज़ें और रोशनी पैदा करने में सक्षम होने की तो बात ही छोड़ दो। अगर ट्रू एसेंस शुद्ध है तो इसकी शक्ति का विस्फोट होगा। लेकिन फिर से वही बात, अगर ट्रू एसेंस पर्याप्त रूप से सघन है तो आप चाहे किसी भी मार्शल स्किल का उपयोग करें, उसकी शक्ति कम नहीं होगी। ये कहते हुए बुजुर्ग सैक्ट डीकन सोच में पड़ गए। जहां तक मुझे पता है, पिछले कुछ सालों में बहुत कम लोगों ने इस थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट का अभ्यास किया है। यहां तक कि कभी कभार इसे चुनने वाले को भी मैंने इसे न चुनने के लिए मना लिया था। बेहतर होगा कि तुम कोई और मैनुअल चुन लो। मैं इसे नहीं बदलूंगा, मैं थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट ही लूंगा, यश ने कहा। तुम ठीक। जब बुजुर्ग सैक्ट डीकन कुछ और कहने ही वाले थे, उन्हें अचानक यश को पहले दी गई सलाहों के बारे में याद आ गया। एक अचानक कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने कुछ नहीं कहा और सीधे अंदर के कमरे में जाकर उसके लिए दोनों सीक्रेट मैनुअल्स बाहर ले आए। शायद किसी नए खजाने के साथ तुरंत छेड़छाड़ करना हर किसी की एक आम आदत होती है। अब जब उसके पास नए सीक्रेट मैनुअल्स थे तो यश पहले उन्हें देखना चाहता था। शायद यश ने इसे बहुत जल्दबाजी में पलटा था, या शायद सीक्रेट मैनुअल को बहुत लंबे समय तक रखा गया था। लेकिन जैसे ही उसने इसे पलटा, थंडर लेपर्ड इलेक्ट्रिक लाइट फिस्ट मैनुअल से एक पीला पड़ा हुआ पन्ना बाहर गिर गया। यश उसे उठाने के लिए जल्दी से झुका। किसी सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल को नुकसान पहुंचाने पर सजा मिल सकती थी, लेकिन जब उसने पीला पड़ा हुआ पन्ना उठाया तो सबसे ऊपर लिखी पहली लाइन ने यश को सुन्न कर दिया। तन्मय द्वारा किसी किस्मत वाले इंसान के लिए छोड़ा गया। ये तन्मय कौन था? कुछ पल के लिए सुन्न रहने के बाद यश को याद आ गया कि यह तन्मय आखिर कौन था।